नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 5 के अभ्यास प्रश्नों का हल बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। पाठ 5 जिसका नाम है ऊष्मा एवं ताप, इसका अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहले का द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। अगला देखेंगे। खा द्रवों में ऊष्मा संचरण होता है, किस विधि से? संवहन द्वारा होता है। इसी को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन विधि। संवहन भी बोलते हैं और कन्वेक्शन विधि भी बोलते हैं। अगला देखते हैं। जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक होता है, कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। घा देखेंगे पहले का। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ये एक ही मात्रा नहीं होगा, क्या होगा? जूल। जूल क्या होगा? ये सही है, जूल। आगे देखेंगे। अंगा ऊष्मा का कुचालक है, तो इसमें से ऊष्मा का कुचालक कौन क्या है? कांच। कांच क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। और बाकी जो ऑप्शन दिए हैं वो सारे ऊष्मा के सुचालक हैं। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। इसमें क्या करना है? सही गलत का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। दूसरे का किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका ताप घटता है। अगर हम कोई चीज़ गर्म करते हैं तो क्या उसका ताप घटेगा? नहीं ना, उसका ताप बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये गलत है। अगला देखते हैं। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है, सही है। किसी छड़ को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? वो अगर एक तरफ हम हाथ से पकड़ते हैं और दूसरी तरफ गर्म करते हैं तो धीरे धीरे जिस तरफ हमने हाथ से छड़ को पकड़ा है वो हिस्सा भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है, या कंडक्शन विधि इसी को कहते हैं। अगला देखते हैं। गा वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, एकदम सही बात है। अगर एक छोटी सी गेंद लेते हैं, लोहे की एक छोटी सी बॉल लीजिए और एक बॉल बहुत थोड़ी बड़ी सी लीजिए, दोनों को जब गर्म करेंगे तो जो छोटी बॉल होगी वो जल्दी गर्म हो जाएगी, जो बड़ी बॉल होगी लोहे की वो देर में गर्म होगी। इसका मतलब जो बॉल जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, वो देर में गर्म होगा। और जो छोटी बॉल होगी वो हल्की होगी और जल्दी गर्म हो जाएगी। इसका मतलब ऊष्मा जो होती है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अगला देखते हैं। अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का ताप स्थिर रहता है, सही है। अगला देखते हैं। पारा ऊष्मा का कुचालक है, गलत। पारा एक धातु है और ये ऊष्मा का सुचालक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान भरने हैं। तीसरे का ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। खा देखते हैं। गलते हुए बर्फ का ताप क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ पे जो भरना है वो क्या भरेंगे हम? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। ये इसमें 0 छूट गया है तो यहाँ पे देखिए बगल में हमने लिख दिया है तीर बना के, तो इस जगह पे क्या भरेंगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखते हैं। गा किसी ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? गलनांक। जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो इस क्रिया को गलनांक कहते हैं, जैसे बर्फ का पानी में बदलना। घा देखते हैं। विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो ये इसमें क्या भरा जाएगा? माध्यम। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आखिरी देखते हैं तीसरे का। अंगा बर्तन का हत्था बनाने में कुचालक धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्या भरेंगे? कुचालक।
अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। इसमें मिलान करना है। 4 का पहला देखिए, का किसी वस्तु का ताप क्या कहलाता है? किसी वस्तु का ताप हम किससे मापते हैं? तापमापी द्वारा मापते हैं। ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। इस अब गा देखते हैं, स्टील ऊष्मा का क्या है? सुचालक है। ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में प्रसार होता है, यानी कोई किसी ठोस वस्तु को हम गर्म करेंगे तो वो प्रसार होगा, वो फैलेगा। आखिरी देखते हैं अंगा, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ का गुण होता है। हर पदार्थ में विशिष्ट ऊष्मा का गुण होता है। चलिए ये हो गया। अब 5वां प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है 5वां प्रश्न? समान द्रव्यमान के दो अलग अलग पदार्थ ए तथा बी को समान ताप पर गर्म करने में किसको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जबकि ए की विशिष्ट ऊष्मा बी से अधिक है। अब हमको ये बताना है किसको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, और दिया क्या है? ए की विशिष्ट ऊष्मा बी से अधिक है। देखिए उत्तर देखते हैं इसका। समान द्रव्यमान के दो अलग अलग पदार्थ ए तथा बी को समान ताप पर गर्म करने में बी को अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, क्योंकि बी की विशिष्ट ऊष्मा ए से कम है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, गैसों के प्रसार को एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या करना है? हमको एक क्रियाकलाप बताना है कि गैसों में प्रसार कैसे होता है। तो देखते हैं इसका उत्तर। गैसों के प्रसार को स्पष्ट करने के लिए निम्नांकित क्रियाकलाप को देखें। कांच की एक खाली तथा स्वच्छ छोटी बोतल के मुंह पर एक बिना फुला हुआ गुब्बारा बांध दें। अब बोतल को चौड़े मुंह के बर्तन में रखेंगे और इस बर्तन में गर्म पानी डालेंगे। ऐसा करने पर गुब्बारा फूल जाएगा, क्योंकि गर्म जल के कारण बोतल के अंदर की हवा गर्म होकर फैलती है और बोतल के मुंह पर लगे गुब्बारे में प्रवेश करती है और गुब्बारा फूल जाता है। अब आगे देखते हैं। बोतल को गर्म जल से निकालकर ठंडा करने पर गुब्बारा पुनः पिचक जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गैसों में प्रसार होता है। गर्म करने पर गैसें फैलती हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। तो ये क्रियाकलाप हो गया ये पता करने का कि गैसों में प्रसार कैसे होता है। ये देखिए यहाँ पे प्रकार लिख गया है, तो ये प्रकार नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ये प्रसार होगा। ठीक, इस जगह पे प्रसार होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न, रेल की पटरी जोड़ते समय उनके बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ते हैं? उत्तर देखते हैं। रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्म होकर फैलने पर पटरी टेढ़ी ना हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, सुचालक तथा कुचालक पदार्थ में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि। और जिन पदार्थ में ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, ऊन, पोर्सिलीन, वायु आदि। अगला प्रश्न देखिए ये सवाल हल करना है इसमें। प्रश्न नंबर 9, 186 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए। इसको हमको बदलना है। देखिए एक फार्मूला, जब हम ये पार्ट पढ़ा रहे थे तो एक फार्मूला बताए थे। क्या था फार्मूला? फार्मूला ये था, C/सेंटीग्रेड को 100 भागों में बांटा गया
अब सेंटीग्रेड में से उसका अधोबिंदु या इनिशियल पॉइंट जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो घटा दिया गया। ये बराबर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट के 180 भागों, जो फ़ारेनहाइट होता है उसको 180 भागों में बांटते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में से उसका अधोबिंदु या इनिशियल पॉइंट घटा देते हैं। तो ये संबंध स्थापित हो जाता है। देखिए वही संबंध यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना, देखिए क्लियर, पहले देख लीजिए। ये देखिए ये संबंध लिखा है C/100 बराबर F-32/180। ये हो गया फार्मूला आपका। आपको दिया क्या है, ये 186 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 186 F दिया है। तो क्या करेंगे, जो F है ये जो F दिया है आपको यहाँ पे, ये F, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, ये इसको यहाँ पे लाके रख देंगे। तो जब 186 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये ऐसे रखा जाएगा C/100 बराबर 186 माइनस 32/180। अब इसी को हल कर देंगे, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 0 0 ये काट दीजिए, कट गया हमारा 0। अब 186 में से जब 32 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 में से 2 गए 4, ये कितना आएगा, ये 4 आएगा यहाँ पे, और 8 में से 3 गए 5 और फिर 1, यानी 154। अब 154 को 18 से भाग देंगे, क्योंकि 0 0 तो कट गया, बचा यहाँ पे 18। 154 को 18 से भाग दे दीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 85.55 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पूरा हल करने पे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा ना पूरा, ये 186 में से जब 32 घटा तो कितना आया, 154 आ गया। 154 में 100 का गुणा हुआ और 180 से भाग, तो 0 0 यहाँ कट गया, और हमारा 10 से इसमें गुणा कर देंगे और 18 से भाग कर देंगे, तो हमारा इतना उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, गलनांक की परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा देखिए क्या है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखिए कोई भी वस्तु ले लीजिए, कोई भी ठोस, उस ठोस को हम इतना गर्म करते हैं कि एक स्थिति ऐसी आ जाती है, एक स्टेज ऐसा आता है कि एक ऐसा ताप हमको प्राप्त होता है जिस ताप पे वो ठोस द्रव में बदलने लगता है, यानी गलने लगता है। तो इसी ताप को हम क्या कहते हैं, गलनांक। जैसे बर्फ का गलनांक क्या होता है, बर्फ को जब हम क्या करते हैं, बर्फ का ताप जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तब तक वह पानी बर्फ का रूप लिए रहता है, और जैसे ही वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आता है वो बर्फ जो होता है क्या होता है, द्रव में बदलने लगता है। इसीलिए कहते हैं बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। क्वथनांक की परिभाषा लिखिए। इसका देखते हैं उत्तर, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी क्या, जैसे जल है, जल को हम जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो क्या होता है, जल हमारा, जो जल है हमारा, वो वाष्प में बदलने लगता है, यानी गैसीय अवस्था में बदलने लगता है। और साथ साथ पानी जो होता है हमारा, जल होता है, वो उबलने भी लगता है। तो
ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये हो गया पानी का क्वथनांक। ऐसे हर पदार्थ का, हर ठोस पदार्थ का या हर द्रव का, ठोस हो या द्रव हो या कुछ भी हो, हर पदार्थ का क्वथनांक अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हर पदार्थ का क्वथनांक और हर पदार्थ का गलनांक दोनों अलग अलग हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, 5 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो देखिए, ये जब पाठ मैं पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। देखिए, थोड़ा बहुत याद करने का हल्का फुल्का एक तरीका है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा लॉरी, लॉरी बोलते हैं ना, लॉरी मतलब गाड़ी होता है। तो गाड़ी के कितने पहिए होते हैं? नॉर्मली जनरली कहते हैं गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, यही कहते हैं ना। तो 1 कैलोरी, तो 1 कैलोरी मतलब 1 कैलोरी, लोरी मतलब गाड़ी, गाड़ी का मतलब 4 पहिया। तो 1 कैलोरी मतलब 4, तो 4 के साथ 0.18 जोड़ना पड़ेगा हमको। तो 1 कैलोरी बराबर हो जाएगा हमारा 4.18 जूल। तो अब 1 कैलोरी बराबर हमको पता चल गया 4.18 जूल होता है। तो अब क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है? देखिए, 1 कैलोरी बराबर हमको पता चल गया 4.18 जूल। हमको निकालना क्या है? 5 कैलोरी का। तो इसमें क्या करेंगे, 5 से यहीं पे गुणा कर देंगे। तो अगर इधर हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो हमको दोनों पक्ष बराबर करना पड़ेगा। तो दोनों पक्ष बराबर करने के लिए इस तरफ भी हम 5 से गुणा कर देंगे। तो जब दोनों तरफ से 5 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 5 कैलोरी, यही तो बनेगा। 5 कैलोरी बराबर हो जाएगा हमारा, जब 5 से उसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20.9। इसको 9 जीरो लिखिए या सिर्फ 9 लिखिए, दोनों बराबर है। तो हमारा ये आ गया 20.9 जूल। ये हमारा उत्तर हो गया। अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। समान पदार्थ के 2 टुकड़ों का द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम है। समान ऊष्मा देने पर किसका ताप अधिक बढ़ेगा? इसका उत्तर देखते हैं। चूंकि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यदि समान पदार्थ के 2 टुकड़ों का द्रव्यमान, समान पदार्थ का मतलब दोनों पदार्थ, जो दोनों टुकड़े हैं वो लोहे के ही हैं, बस उनका क्या है, वजन अलग अलग है। एक टुकड़े का वजन 2 किलोग्राम तथा दूसरे का 4 किलोग्राम है। ठीक, तो समान ऊष्मा देने पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले टुकड़े का ताप अधिक बढ़ेगा। अभी हमने ऊपर ही बताया था ना कि अगर कोई सामान छोटा है और एक सामान छोटा है, एक सामान बड़ा है, लोहे का ही मान लीजिए, लोहे का एक छोटा गेंद है, एक बड़ा गेंद है, तो छोटा गेंद जल्दी गर्म होगा, बड़ा गेंद देर में गर्म होगा। तो इसका मतलब जो छोटा सामान होगा उसको, उसका ताप जल्दी बढ़ रहा है, और बड़े सामान का ताप जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसीलिए वो देर में गर्म होगा, उसको गर्म होने में समय लगेगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 14, 0.2 किलोग्राम द्रव के ताप को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए 700 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। द्रव की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, द्रव की इस विशिष्ट ऊष्मा किसको कहते हैं? पहले तो एक फार्मूला आप लोग को पढ़ाया गया था जब पाठ पढ़ा रहे थे। फार्मूला क्या था? Q बराबर M गुणे S गुणे डेल्टा T, ये था ना। अब इसमें हमको क्या करना है, हमको क्या क्या पता है पहले देख लीजिए। देखिए, ऊष्मा की आवश्यकता किसको कहते हैं? ऊष्मा की आवश्यकता को हम कहते हैं Q। विशिष्ट ऊष्मा को क्या कहते हैं? जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसको बोलते हैं यश, और जो यम है इसको द्रव्यमान बोलते हैं, और जो टी है डेल्टा टी उसको हम तापांतर कहते हैं। 2 ताप दिए हैं, ये देखिए यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 70 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है।
तो इन दोनों 70 डिग्री सेंटीग्रेड में से 20 डिग्री सेंटीग्रेड घटा देंगे, जो उत्तर आएगा वही हमारा डेल्टा टी के बराबर होगा। तो ये 0.2 किलोग्राम हमारा द्रव्यमान है। ठीक है, ये जो हमारा लिखा है द्रव नहीं, द्रव्यमान है पूरा। ठीक, चलिए अब देखते हैं ये हल कैसे होगा। देखिए इसका उत्तर देखिए, हमको दिया क्या है, Q बराबर ऊष्मा की आवश्यकता, ऊष्मा की जो मात्रा दी है हमको, यानी Q बराबर 700 कैलोरी हमको दिया है। तो इसको यहीं पे जूल में बदल लीजिए। तो 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, 4.18। तो 4.18 से देखिए यहाँ पे गुणा कर दिया गया, तो हमारा आ गया 2926 जूल, ये आ गया। अब पदार्थ का द्रव्यमान हमको पता है 0.2 किलोग्राम, पदार्थ की ताप वृद्धि डेल्टा टी, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड में से 20 डिग्री सेंटीग्रेड घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा डेल्टा टी, जो मिलेगा हमको 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमको प्राप्त करना है, निकालना क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, जिसको हम दर्शाते हैं यस से। तो जब ऊपर वाले फार्मूले से जो हमारा फार्मूला था Q बराबर यम यस डेल्टा टी, तो यहाँ से यस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यस को जहाँ है यस को क्यू की जगह पे लाएंगे, तो जब यस क्यू की जगह पे जाएगा तो यस बराबर हो जाएगा क्यू बटे एम डेल्टा टी, ये हो गया हमारा। तो वही चीज़ हमारा यहाँ पे देखिए लिखा है, ये देखिए ये आ गया ना यहाँ पे। चलिए अब जो जो हमको पता है उसका मान रखते हैं तुरंत। देखिए हमको Q बराबर पता है, Q बराबर हमारा यहाँ पे दिया है, ये देखिए दिया है ना, ये चलिए साफ साफ कर लेते हैं थोड़ा। देखिए Q बराबर हमको कहाँ दिया है, ये हमको Q दिया है, तो Q बराबर रख देंगे। M T बराबर हमको कहाँ दिया है, T बराबर हमको ये दिया है, और M का मान कहाँ दिया है, M बराबर हमको यहाँ पे दिया है 0.2 किलोग्राम। अब सबका मान यहाँ पे हमने रख दिया। अब इसको जब हल करेंगे तो हमारा आएगा क्या, 292.6 जूल पर किलोग्राम सेंटीग्रेड। ठीक, ये आ गया हमारा स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा को ही स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब इसमें हमको इसको, ये तो हमारा आ गया जो उत्तर था जूल में, अब इसको हमको बदलना है कैलोरी में। ये हमारा जो उत्तर आया है जूल में आया है, क्योंकि जो 292.6 ये जो आया है ये जूल प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड में आया है, इसको हमको बदलना है कैलोरी में। तो क्या करेंगे, हमको पता है 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, तो 292 जूल बराबर हो जाएगा 292.6 बटे 4.18। अब इसको जब हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 70 कैलोरी प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड। तो ये हमारा का और खा दोनों का उत्तर आ गया। अगला प्रश्न पे आते हैं, अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 15, इसको पढ़ते हैं। 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान है ये, को 135 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने में द्रव से निकली, ये जो है ये द्रव है, ठीक है, द्रव ही है, द्रव से निकली ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जबकि द्रव की विशिष्ट ऊष्मा 750 या 750 जूल प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड है। इसको कैसे हल करेंगे, फॉर्मूला आपको ऊपर बताया ही गया था, क्या होता है, Q बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा या आवश्यक ऊष्मा, और M हमारा द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान हमारा जो किलोग्राम या ग्राम में दिया होगा वो द्रव्यमान हो गया। स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट ऊष्मा जो S होता है S बराबर, और डेल्टा T जो तापांतर होता है या ताप वृद्धि या तापांतर। तो यहाँ पे देख लिए फार्मूले में क्या क्या है। अब ये देखिए ऊष्मीय ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब Q हो गया, पदार्थ का द्रव्यमान है मतलब M हो गया, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का मतलब यस हो गया, और पदार्थ की ताप वृद्धि इसका मतलब हो गया डेल्टा टी। तो ये सब फार्मूला पता हो गया। हमको निकालना क्या है, क्यू निकालना है, यानी ऊष्मीय ऊर्जा निकालनी है।
पता क्या क्या है हमको दिया है प्रश्न में, पदार्थ का द्रव्यमान दिया है 0.2 किलोग्राम, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा दी है 750 जूल प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड। ठीक, ये दिया है हमको। अब देखिए कहाँ गया, अब ये देखिए फार्मूला रख दिया गया है, ये फार्मूला हो गया। अब फार्मूले में जो जो हमको पता है वो सब कुछ रखें। अब देखिए यहाँ जो तापमान है या डेल्टा टी, देखिए डेल्टा टी को सीधा यहाँ पे लिख दिया है। डेल्टा टी को हम कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। ये डेल्टा टी है जो हमारा, वो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना कितना दिया है, 135 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए लिखा ना 135 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो डेल्टा टी का मान होगा वो आएगा हमारा 135 माइनस 25, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 011 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वही यहाँ पे देखिए लिखा है, ये डेल्टा टी हो गया हमारा। अब इसको जब हल करेंगे सबका मान यहाँ पे हमने रख दिया, देखिए यहाँ पे सारा मान रख दिया हमने, फार्मूला रखा। ये हमारा हो गया द्रव्यमान, ये जो है हमारा ये क्या हो गया, ये m की वैल्यू हो गई। फिर हमारा हो गया ये देखिए डेल्टा टी की वैल्यू हो गई, ये s, ये पहले देखिए s की वैल्यू है स्पेसिफिक हीट, और उसके बाद डेल्टा टी की वैल्यू ये है। इसको जब हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा 16,500 जूल। तो Q बराबर हमारा उत्तर आ गया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये हल हो गया हमारा सवाल। तो ये अध्याय आपका ख़त्म हो गया, अभ्यास प्रश्न इस पाठ के सारे हल हो गए, पाठ 5 के। अब ये पाठ आपका समाप्त हो गया। तो इस पाठ में जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और जो न्यूमेरिकल हैं, जो ये प्रश्न दिए हैं हल करने वाले सवाल, इनको एक बार आप लोग दोबारा से करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। इससे आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अब अगली वीडियो, अगला पाठ जो पढ़ाया जाएगा वो अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।